कौन सा? कौन सा? नहीं, ये तो है। आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया क्या स्कूल में, सीबीएसई वालों को? K2CR207 और KMNO4 नहीं पढ़ाया है? कोई बात नहीं, पढ़ ले, अच्छा है। ठीक है। हाँ चलो। तो एक रिएक्शन लिखे थे क्या अपन KMNO4 का एसिडिक मीडियम में? किसका लिखे थे? फेरस टू फेरिक लिखे थे क्या? कौन सा लिखे थे? किसको हमने ऑक्सीडाइज किया था? चलो एक और एग्जांपल लिखना। इट ऑक्सीडाइजेज एग्जांपल नंबर 2 है ना। एसिडिक मीडियम में KMNO4 बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपन चेंज कर रहे हैं इट कन्वर्ट्स या इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 नेगेटिव, याद है ना, ये हमारा एक लाइगेंड हुआ करता था। तो इट कन्वर्ट्स ऑक्सलेट, इट कन्वर्ट्स ऑक्सलेट्स टू टू ऑक्सैलिक, टू कार्बन डाइऑक्साइड, टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सलेट के ब्रैकेट में ना और ऑक्सैलिक एसिड भी लिख लेना, और ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट और ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा आपका? COOH, COOH। यही तो दो H रिमूव होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सलेट। जैसे एसिडिक एसिड से H रिमूव होता तो क्या बन जाता है? एसिटेट। तो वैसे ही ऑक्सैलिक एसिड से रिमूव होगा तो ऑक्सलेट बन जाएगा। ठीक है। ओके, रिएक्शन लिखिए इसका। क्या होगा रिएक्शन? मैंने आपको उसका बताया था 2 स्टेप में होता है, और आप दोनों को ऐड करके फाइनल रिएक्शन लिख सकते हो। तो फाइनल रिएक्शन में क्या लोगे आप? ऑक्सलेट ले लेना, C2O4 का 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट, प्लस लेके आ रहे हैं अपन, किसके साथ करवा रहे हैं? KMNO4 के साथ, मतलब MNO4 1 नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा। आयनिक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। प्लस किस मीडियम में करवा रहे हैं? H प्लस, एसिडिक मीडियम। चलो क्या क्या बनेगा? कर क्या रहे हैं हम यहां पर? ऑक्सलेट को चेंज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही, लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या रहेगा? ये MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा, मतलब Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस CO2 एंड H2O। ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट को हमने ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद क्या हुआ है? रिड्यूस। और रिड्यूस हो रहा है कैसे पता चलेगा? यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7, +7 है ना। X-8 इज इक्वल्स टू -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 1 यानी कि +7। और यहां तो 2 दिख ही रहा है ना। कोई सिंगल एटम होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई कंपाउंड के फॉर्म में होता है या पॉलीएटॉमिक आयन के फॉर्म में होता है तो हमें इस तरीके से निकालना होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वरना अगर सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज है तो वही तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +2। ठीक है। और कार्बन का क्या है दोनों जगह, वो भी तो निकाल के दिखाओ। ऑक्सीडाइज हुआ है ना, मतलब यहां पर ज्यादा होगा यहां कम होगा। तो यहां बताइए क्या है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट? C2O4 2 नेगेटिव 3 होगी। 2x-8 इज इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन में किसी को डाउट? एवरीवन पक्का? तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि +3, और यहां होती है +4। तो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन बड़ा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना मतलब कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और लिखना। फेरस टू फेरिक हमने वहां कर लिया है ना, तो वो मैं यहां नहीं लिख पाता, पर वही होगा सेम। करो बैलेंस।
देख आप लोग ना देखो उसका जो वो रिएक्शन है ना कि जब ये KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, उसका इक्वेशन आपने लिखा होगा ना कि ये K जो है वो K2SO4 बन जाएगा और ये जो है आपका MnSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनाए थे और H2O और 5 नेसेंट ऑक्सीजन थे, ऐसा कुछ था। और जब आप इसको लिखोगे तो C2H4O2, यही तो होगा ना एसिड, C2H4 एक सेकंड O C2H2O4 सॉरी, ये इंटरचेंज हो गया, C2H2O4 यही होगा हमारा, अरे ऑक्सैलिक एसिड C2H2 एंड O4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो इस तरीके से, या फिर ये, अब ये इस ऑक्सीजन को गेन करके ही तो क्या बन रहा है, CO2 बना रहा है, पर यहां लॉस हुआ है 5, यहां गेन 1 कैसे होगा, तो अपन क्या करते थे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है क्या। तो इसलिए ऐसे दोनों को एक साथ करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा वो बैलेंस्ड ही होगा, ठीक है। क्या क्या आ रहा है इसमें, H में 8 और इधर 2CO2, फिर 4H2O, फिर नहीं ना, चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे ना, उस दिन भी तो ऐसे ही कर रहे थे आप लोग। भले आपको आपके ये कार्बन दोनों साइड बराबर दिख रहा होगा, Mn एक एक दिख रहा होगा, H भी आपको 8 दिख रहा है, ऑक्सीजन भले यहाँ पे 4 4 8 दिख रहा होगा, है ना, बट चार्जेस बैलेंस है क्या, देखो यहाँ पे कितना चार्ज है इसका, -2, -2 ना इसका, और इसका -1, ओवरऑल तो -1 है ना, +7 मत देखना अब, +7 तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओवरऑल चार्ज इस पूरे स्पीशीज का तो -1 है, एंड +8 कितना हो रहा है ये, +5, इधर भी वही है क्या, इधर तो सिर्फ +2 है, तो कैसे बैलेंस हुआ, नहीं है ना बैलेंस, तो क्या करोगे, देखो अपन इसको ऐसे बैलेंस करते थे, C2O4 C2O4 2 नेगेटिव से जा रहा है, ये CO2 बन रहा है, अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते थे, आप लोगों को रिएक्शन याद है कि कैसे अपन हाफ रिएक्शन मेथड में इसको बैलेंस करते थे, कि इसमें चलो H तो लास्ट में अपन ऐड कर देंगे, पहले C2O4 2 नेगेटिव से CO2 में कन्वर्जन, और एक एक हमारा रिएक्शन ये हो रहा है, और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, MnO4 जो है वो Mn2+ में चेंज हो रहा है, दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, ऐड कर देंगे, ये तरीका था हमारा बैलेंस करने का। तो इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन कर दूं पहले तो, ठीक है। आप देखिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आया है, यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे कि +3 है, और यहाँ आप क्या बोल रहे हो +4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ऐड हो रहा ना, ऑक्सीडेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, या आप इधर लिख दो, इधर इधर आप माइनस करो या इधर करके प्लस कर दो, एक ही मतलब है, कहने का मतलब 2 कार्बन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तब तो ऐसा हुआ ना, यस और नो, अरे +3 से +4 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, पर 2 कार्बन है तो दोनों मिलकर कितने लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ऑल्सो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो रहा है, -2, और इधर कितना हो रहा है, ये तो 0 है ना, ये तो मॉलिक्यूल है, इधर भी -2, अभी हमारा चार्ज आपको बैलेंस दिख रहा है ना, इधर दिखते हैं काम, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर पे आपका Mn+7 है, करेक्ट, और इधर पे Mn+2 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, गेन किया, तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, ठीक है। और क्या है फिर, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या ऊपर, ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, और नीचे नीचे ऑक्सीजन नहीं है ना बैलेंस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस, हाँ 4H2O, तब तो आएगा 4 ऑक्सीजन 4H2O। अब ये जो 8H आ गया है, वहां पर अपन एसिडिक मीडियम लिए हैं, तो अपन यहां क्या लगा देंगे, 8H+, तब होगा बराबर,
अब देखो चार्जेस नीचे वाले में बैलेंस है कि नहीं, ऊपर वाले में तो चार्जेस बैलेंस दिख रहे हैं हमको, बट नीचे वाले में है कि नहीं चार्जेस बैलेंस, ये देखते हैं। ये हो गया -1, इसका इसका हो गया -5, और इसका हो गया +8। कितना हो गया टोटल चार्ज? +2। ओवरऑल चार्जेस +2, करेक्ट। इधर देखो, इधर ये +2 आ रहा है, ठीक है। मतलब अब ओके सब चीजें, बस अब एक चीज प्रॉब्लम आ रही है, बस वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 लूज हुआ है और यहाँ 5 गेन कैसे हो गया। तो अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, कोफिशिएंट को सेम लाने के लिए, समझे। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट विल बी अवर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ जाएगा। तो चार्ज बैलेंसिंग, एटम बैलेंसिंग दोनों करना है हमें। इसका क्या आएगा फाइनल इक्वेशन? एक साथ पहले सारे रिएक्टेंट लिख दूं क्या? ये कितना हो जाएगा? 5C2O4 का 2 नेगेटिव, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में। यहां जाओ, 5 क्यों भैया, इधर तो 2 से मल्टीप्लाई किए ना, 2MnO4 का 1 नेगेटिव। क्लियर है ये? अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और ये भी 10 हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां गेन हुए, तो इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे ही नहीं आखिरी इक्वेशन में, ठीक है। तो वो हट गए, और क्या बचा? ये बचा ना 16H+, 16H+। आगे हमारा यही तीनों तो थे यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे 8 बोल रहे थे, पर वो क्या हो जाएगा? 16 होगा, ठीक है। ओके, गिव्स। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या क्या बचेगा? ये हो जाएगा 10CO2, और तो कुछ नहीं है, प्लस यहां पर 2Mn2+ एंड लास्ट 8H2। इसके बाद बस देख लेना कि रिडंडेंसी तो नहीं है, यहाँ पे वाटर कुछ बचा तो नहीं है, यहाँ तो कुछ वाटर नहीं आया है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ कुछ होता तो उसको एक साइड लेकर आकर अपन प्लस माइनस कर देते। समझ रहे क्या? दिस इज आवर फाइनल बैलेंस इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म, ठीक है। कौन सा मेथड से किया हमने इसको? हाफ रिएक्शन मेथड से किया हमने। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस किए हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस किए हैं, एंड देन दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने से पहले बस ये ध्यान रखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां लूज हो रहे हैं उतने ही रिडक्शन वाले रिएक्शन में गेन होने चाहिए। उसके लिए हमको कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम करके दोनों तरफ पे इलेक्ट्रॉन को क्या लेके आएंगे? बराबर लेकर आएंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। एम आई क्लियर? पहला स्टेप अपन ना उस एटम को बैलेंस करते हैं जो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहे हैं। तो पहले अपन ने कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, यहां जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि Mn यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे कार्बन 2 था, यहाँ पे 1 ही था, इससे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लगाया था। समझे क्या? तो पहला काम होता है उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हुए हैं। इस केस में कार्बन है, इस केस में Mn है। तो Mn पहले से 1 1 था, बट कार्बन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था, तो हमने सामने 2 लगाया। पहला काम ये था। एम आई क्लियर? दूसरा काम क्या करना है अपन को? चार्जेस बैलेंस करने हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लगेगा और रिडक्शन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में। बट ऑब्वियस है, बिकॉज ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहां दिखाओगे? प्रोडक्ट साइड में। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कहां दिखाओगे? रिएक्टेंट साइड में। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां दिखाओगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां दिखाओगे? राइट हैंड साइड में। उससे अपन चार्जेस बैलेंस करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपन H+ भी लगा सकते हैं चार्जेस बैलेंस करने के लिए, जैसे यहां लगाना पड़ा अपन को। ऊपर जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर पहले से बैलेंस था। ऑक्सीजन का अगला स्टेप होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी लगाएंगे। कहां लगाएंगे? जहां पे ऑक्सीजन कम है। कितने लगाएंगे? उतने जितने ऑक्सीजन कम है। जैसे 4 ऑक्सीजन कम है तो अपन को 4 वाटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वाटर में एक ही ऑक्सीजन है। तो 2 लगाओगे तो नहीं काम चलेगा ना आपका। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? 4। यहाँ पे एक भी नहीं था, तो इसलिए हमने कितने लगाए? 4 पानी लगा दिए। अब 4 पानी लगाने से 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो अपन ने यहाँ पे 8H+ लगा दिए। समझ गए? अगर यही क्वेश्चन बेसिक मीडियम में होता तो अपन H+ की जगह OH नेगेटिव लगा के सेम काम करते। समझ रहे हैं? एंड लास्ट स्टेप यही इंटीजर मल्टीप्लाई किया हमने, जस्ट टू मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द रिएक्शन सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉस कम हुआ है गेन ज्यादा कैसे हो गया, या लॉस ज्यादा हो रहा है पर गेन पूरा क्यों नहीं हुआ। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। उसके लिए अपन ने ये लास्ट में इंटीजर मल्टीप्लाई किया, देन वी एडेड बोथ द हाफ रिएक्शंस टू गेट द
फाइनल रिएक्शन। ठीक है, चलो एक और करो। It oxidizes sulfur dioxide to it oxidizes sulfur dioxide to it oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid. It oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड खुद में नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको यहाँ पे अलग से एसिड लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी सल्फर डाइऑक्साइड में पानी मिला दोगे तो वो खुद अपने आप एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, KMnO4 ले लेना जिसके साथ ऑक्सीडेशन करवाना है, प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, इसी सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये तो एक प्रोडक्ट बनेगा ही, बाकी आप और प्रोडक्ट बना लो। एक आपका कोई K2SO4 बनेगा, KMnO4 है तो एक K2SO4 हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा आपका MnSO4 एंड K2SO4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा जहां पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड में। हर रिएक्शन में Mn का रिडक्शन हो रहा है, तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फिर जैसे हमने वो अल्कोहल वाला वहां पे एक रिएक्शन लिखा था ना K2Cr2O7 में, कि वो अल्कोहल डिटेक्टर की तरह काम करेगा, लिखे थे ना, वो ऑरेंज से येलो हो जाएगा, तो वो चीज यहां भी होगी, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा सॉरी, तो वो चीज यहां पे भी होगी। ठीक है, चलिए इसका भी एक स्ट्रक्चर बना लो। सब डालना, स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन। वहां हमने बनाया था क्रोमेट और डाइक्रोमेट का, CrO4 1 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव, बनाए थे कि नहीं स्ट्रक्चर। तो वैसे यहां पे बनाएंगे, MnO4 1 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेंगे। वहां भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, यहां भी सेम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। हो गया। पीछे हमने देखो एक बार क्रोमेट और डाइक्रोमेट में एक नोट करके पॉइंट लिखा था, क्या मैंने आपको बताया भी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कलर है हमारे क्रोमेट का, ऑरेंज कलर था ना, दैट इज नॉट ड्यू टू D to D ट्रांजिशन, ऐसा लिखा था हमने पॉइंट, है ना। तो उसका रीजन अपन ने क्या लिखा था वहां पे, कि D to D ट्रांजिशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उस स्टेट में D 0 है। याद है ऐसा अपने लिखा था कि Cr अपने 7+ स्टेट में D0 कॉन्फ़िगरेशन में है, और जब D 0 है तो कोई D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो D to D ट्रांजिशन कहां से होगा, वरना वो होता T2GeG वाला, उसी से कलर होता है। तो अपन ने लिखा था कि चार्ज ट्रांसफर होता है मोमेंटरीली फ्रॉम ऑक्सीजन टू क्रोमियम, सेम चीज यहां पे भी होगी। Mn भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले स्टेट में D0 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अब जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो D to D ट्रांजिशन से कलर तो नहीं आने वाला, तो यहां भी ऑक्सीजन चार्ज ट्रांसफर करेगा टू Mn, तो उससे उसका पर्पल कलर आता है। इसका पर्पल कलर था, लिखिए अपन प्रॉपर्टी में एक बार देखो, है ना, डीप पर्पल लिखा है हमने इसका कलर KMnO4 का। ठीक है, तो लिख लो नोट में सेम पॉइंट ऐसा ही, तो लिखो एज इन द केस ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, जैसा डाइक्रोमेट आयन में हो रहा था वैसा ही परमैंगनेट में भी होगा, कलर का रीजन दोनों में सेम है। तो एज इन द केस ऑफ डाइक्रोमेट आयन, कॉमा
Mn in MnO4 1 negative, Mn in MnO4 1 negative is in +7 state, is in +7 state with D0 configuration, with D0 configuration, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, with D0 configuration, full stop. The deep purple color of KMNO4, जैसे वहां हमने लिखा था कि ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 is not due to D to D transition, वैसे यहां भी लिख रहे हैं the deep purple color of KMNO4 is not due to D transition, D-D is not due to D transition but due to charge transfer, but due to charge transfer, is not due to D transition. आप फॉलो नहीं कर रहे हो क्या वो जो मैंने बताया पिछला वाला, याद आ रहा है ना आपको? सेम क्रोमियम का स्टेट डाइक्रोमेट में ऐसा ही था जैसा अभी मैंगनीज का स्टेट है किसमें, पर मैंगनेट में। अपन दो आयन पढ़ रहे हैं ना, Cr2O7 2 नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं एंड MnO4 अभी हम पढ़ रहे हैं। दोनों में क्रोमियम और मैंगनीज का दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था और दोनों उस केस में D0 कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इनका कलर का रीजन क्या है फिर? एम आई क्लियर? जैसे अपन ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कलर का रीजन देते थे कि अगर कोई कंपाउंड कलरलेस है तो उसका रीजन था कि उसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है तो वो जंप करके ऊपर नहीं जाएंगे कोई एनर्जी गेन करके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो नहीं करेंगे। तो ऐसा तो इनके साथ भी होना चाहिए, इनके पास तो डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, पेयर्ड अनपेयर्ड तो दूर की बात है, तो D0 है दोनों। तो उस केस में ऑक्सीजन है जो दोनों को चार्ज ट्रांसफर करता है, जिसके कारण उसका ऑरेंज और इसका डीप पर्पल कलर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखे, बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम O टू Mn, फ्रॉम O टू Mn, वहां लिखे थे हम फ्रॉम O टू Cr, यहां फ्रॉम O टू Mn, ब्रैकेट क्लोज, reducing the oxidation state of reducing the oxidation state of Mn, reducing the oxidation state of Mn from +7 to +6 momentarily, from +7 to +6 momentarily, from +7 to +6 momentarily। ठीक है, चलिए ये हमारे दोनों ऑक्सो, है ना, ऑक्सो एनायन हो गए जो हमारे क्रोमियम और मैंगनीज बना रहे थे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, या तो प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है, या तो वो रिएक्शन जहां पे उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है वो आता है। ये वाला चार्ज ट्रांसफर वाला क्वेश्चन एक आध बार असर्शन रीजन में आया है कि द कलर ऑफ KMNO4 इज डीप पर्पल इन कलर। अब रीजन यही लिखा होगा जो कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है D to D ट्रांजिशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। समझ रहे हैं ना? देखिए रीजन इसका ये नहीं है, रीजन इसका चार्ज ट्रांसफर है, नॉट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम T2G टू EG या EG टू T2G। वो वही तो कहलाता है D to D ट्रांजिशन। अगर डी की सारी एनर्जी, पांचों डी की एनर्जी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन थोड़ा ना करेंगे। सुन रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई लोअर स्टेट में है, वहां से वो एक हायर स्टेट में जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, इन दोनों यहां पे अगर ऐसा आया तो इसको तो एक्सचेंज बोलते हैं कि ये यहां आया तो ये इधर आ गया। दिस इज नोन एज एक्सचेंज, दिस इज नॉट नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कुछ एनर्जी गेन करेगा ये, और वो कौन सी एनर्जी होगी? एक लाइट आ रही होगी इसके ऊपर, उससे वो एनर्जी गेन करेगा, उतनी ही गेन करेगा जितना उसको यहाँ पे, इसको क्या नाम देते थे अपन? हाँ क्या, डेल, डेल वो बोलते थे ना, CFSE क्या था फुल फॉर्म? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इतना एनर्जी क्रॉस करने के लिए वो लाइट से उतना ही वेवलेंथ का
कंपोनेंट एब्जॉर्ब करेगा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा या E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट वो ऑब्जर्व, ये एनर्जी जितनी चाहिए होगी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एमिट कर देगा, और वही कलर का वो कंपाउंड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना, मैंने बीच में ये लेकर आया था, पर बाकी अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो लास्ट प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी थी, देखो एक बार। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया था हमारा। हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, देखना एक बार। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज हमने डिस्कस कर लिया था डी ब्लॉक का। फिर हम बात कर रहे थे डेंसिटी की। फिर हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया था ना। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया था। हाँ, और लास्ट अपन ने देखा था वो था आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वहां हमने बीच में स्टॉप किया था प्रॉपर्टीज में ना, यहां उसको रिज्यूम कर रहे हैं वापस से। हाँ, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो रीजन क्या होता है व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, है ना, हाइफन डाल के लिखो। मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds, many of the transition metals and their compounds are used as catalyst, are used as catalyst, are used as catalyst। एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, कहां कहां पर किस किस कैटलिस्ट को हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल करके लिखो। फर्स्ट लिखना V2O5, इसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, है ना। V2O5 is used in the manufacture of, is used in the manufacture of H2SO4। H2SO4 ब्रैकेट में लिख लो, प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी हमारा पी ब्लॉक ओमिट हो गया है, वरना पी ब्लॉक अगर हम पढ़ते तो ये प्रोसेस पढ़ना होता हमें। पी ब्लॉक में आएगा ना, सल्फर का है ये एसिड। पी ब्लॉक सल्फर, पी ब्लॉक में आएगा, ऑक्सीजन के नीचे है ना पी ब्लॉक। तो यहाँ पे अपन सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी पढ़ते, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं अपन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल एक और लिखना। निकल इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट, निकल या फिर और क्या क्या लेते थे अपन, प्लैटिनम या पैलेडियम। इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट, इन द फाइनली, एकदम बारीक डिवाइडेड स्टेट, इन द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड को, हाँ क्या बनाते थे, सॉरी, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते थे। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो एडिशन हो पाएगा ना हाइड्रोजन का, उससे वो क्या बन जाता था, एक सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, नीचे लिखना, ये दो एग्जांपल याद रखना है ना, नीचे लिखो। द डिफरेंट रीजंस, द डिफरेंट रीजंस as to why, the different reasons as to why, एग्जाम्पल के बाद ना नेक्स्ट लाइन, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब अपन रीजन लिख रहे हैं कि क्यों डी ब्लॉक में ऐसा क्या है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसी क्या बात है जिसके लिए उनको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जा रहा है। तो सम प्रोबेबल रीजंस लिख रहे हैं अपन। द डिफरेंट रीजंस एज टू व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, द डिफरेंट रीजंस as to why transition elements acts as catalyst, the different reasons as to why transition element acts as catalyst are first point लिखिए, first reason,
It is due to the presence of unpaired electrons. It is due to the presence of unpaired electrons. It is due to the presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals. It is due to the presence of unpaired electrons. It is due to the presence of unpaired electrons. कर लेना बात, फोन नंबर ले लेना. Unpaired electrons in their incomplete d orbitals, and hence possess the capacity to absorb and re-emit, absorb and re-emit मतलब एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाकी को एमिट कर देगा. री-एमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज, वाइड WIDE वाला ना, wide range of energies, full stop. This makes the required energy of activation available. This makes the required energy of activation available. This makes the required energy of activation available. एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ना. हमने वो ग्राफ बनाया था, आपको याद है, कैटलिस्ट के साथ वाला, जिसमें वो उसकी हाइट कम हो गई थी. ऐसा वाला कुछ ग्राफ बनाए थे. ये विदाउट कैटलिस्ट था और ये विद कैटलिस्ट था. हमने देखा था कि विद कैटलिस्ट जो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई थी, थोड़ी सी कम हो गई थी. थ्रेशोल्ड कम हो गया था, तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी टू क्रॉस दैट बैरियर. तो यही काम कर रहा है कैटलिस्ट, एनर्जी को कम कर रहा है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करवा पाए. ठीक है, एक पॉइंट और लिखना. सेकेंड रीजन, इन सम केसेस the transition element with varying oxidation states, in some cases the transition element with varying oxidation state, इनकी वेरी होती रहती है ना, varying oxidation states may form intermediate compounds, with one of the reactants full stop. These intermediates provide a new path with lower activation energy. हमने इस टाइप का एक रिएक्शन भी लिखा था कि A+B है, कैटलिस्ट अगर हमने C लिया है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरीके का. आफ्टर दैट डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट. समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. कहने का मतलब हमारे ट्रांजिशन मेटेरियल अपनी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके के इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिससे ये एनर्जी लेवल कम हो जाता है, रिड्यूसिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, और बाद में वो प्रोडक्ट बन जाता है डिकम्पोज होने के बाद. यहां क्या हो रहा है, डिकम्पोज हुआ ना ये, तब तो सी हटा है यहां से, एंड सी इज रीजनरेटेड. कैटलिस्ट ये फिर यूज होगा अगले ए और बी के साथ. ठीक है. एंड थर्ड रीजन, एक और रीजन लिखो. थर्ड रीजन, ये तीन में से हम कोई भी रीजन लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. थर्ड रीजन लिखिए, इन
some cases in some cases the transition metal provides in some cases the transition metal provides a suitable large surface area on which reactants are adsorbed adsorb लिखना, absorb मत लिखना, ABSORBED, absorbed, इसका मीनिंग बता रहा हूं क्या होता है। हाँ, क्या लिखे, in which on which reactants are adsorbed, full stop, as a result the concentration of the reactants on the surface of catalyst increases. As a result, the concentration of the reactants on the surface of catalyst increases, hence the rate of reaction increases. Surface of the catalyst increases, hence the rate of reaction increases. एब्जॉर्प्शन का मतलब समझना, कोई अगर पर्टिकुलर चीज किसी को अट्रैक्ट कर रही है ओनली टू दी सरफेस, एब्जॉर्ब नहीं करिए। एब्जॉर्ब का मतलब तो वो अंदर चला गया ना। जैसे आप एक कॉटन और एक इंक को मिक्स करोगे तो दोनों चीजें होती है, कॉटन में बाहर भी इंक चिपकेगी, आप कॉटन को अगर और तोड़ोगे तो अंदर भी वो इंक गई है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हुआ है और सरफेस में इंक दिख रही है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर चीज सिर्फ आकर के सरफेस में अटैच हो जाती है, वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना रहा है किसी के साथ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा था, ए और बी के साथ सी ने बॉन्ड बनाई है, तभी तो अपन ने इसको नाम दिया ना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ बस उसका सरफेस एरिया को यूज कर रहा है वो। मतलब आप ये सोचिए कि ए और बी को जगह नहीं मिल रही है रिएक्शन करने की, तो सी ने वो जगह प्रोवाइड करी है उसको, हाँ आकर के वो अटैच होंगे। उसके लिए इसका कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो अच्छा एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब एक होता है एब्जॉर्बेंट और एक होता है एब्जॉर्बेट, दो चीजें होती हैं। एब्जॉर्बेंट सरफेस हो गया, एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हो गया जो आकर के एब्जॉर्ब होने वाला है। तो एक पर्टिकुलर चीज की लाइकिंग होनी चाहिए ना उसकी तरफ। ऐसा आप लोग वो पढ़े ना, एक पोटैश एलम होता है, फिटकरी बोलते हैं उसको, फिटकरी जानते हैं ना, घर में होती है हमारे वो, हाँ मतलब हाँ सेडिमेंटेशन होता है। तो क्या होता है, अगर पानी बहुत गंदा है तो अपन उसमें फिटकरी डाल देते हैं, एक बड़ा सा क्रिस्टल, तो क्या होता है उसका जितना भी डस्ट है ना वो आकर के उस फिटकरी में ऊपर चिपक जाता है, तो वो एब्जॉर्ब ही हो रहा है। वो क्या होता है, एब्जॉर्ब, वो फिटकरी के अंदर नहीं चला गया है, वो सरफेस में है। तो हमने फिटकरी क्यों डाला, बिकॉज फिटकरी की प्रॉपर्टी है कि वो डस्ट को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस में। कुछ और क्यों नहीं डाला, क्योंकि कोई और नहीं कर पाता ऐसा, समझ रहे ना। इसलिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी रिएक्शन में किसी भी कैटलिस्ट को यूज कर ले। आप समझे क्या। तो अपन 3 रीजन लिखे हैं। पहला रीजन ये है कि हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स के पास, ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करवा पाए और रिएक्शन हो जाए। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन लिखे हमने कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो हमारे रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे हमें एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर ये अचीव नहीं करवा पा रहा है तो कैटलिस्ट ये भी कर सकता है। मतलब कैटलिस्ट के साथ दोनों पावर है, वो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचा भी सकता है रिएक्टेंट की, और अगर उतनी रिएक्शन की एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है तो वो उसको कम भी कर सकता है बाय फॉर्मिंग अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इससे अपने सब में ऐसा लिखा है कि सम ऑफ देम, क्योंकि हर रिएक्शन में एक ही थ्योरी काम नहीं आती। तो कैटलिस्ट 3 थ्योरी से काम कर सकता है। पहली वाली में वो एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंचा देगा, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी को एक्टिवेशन या थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगा बाय गिविंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरे केस में वो
थ्रेशोल्ड के लेवल को ही कम कर देगा बाय गिविंग अ अल्टरनेट पाथवे, और थर्ड में एड्सॉर्प्शन फिनोमिना। समझ रहे क्या? अब हम ये क्यों फाइनली डिवाइडेड लेते थे इन तीनों को? निकल, प्लैटिनम, पैलिडियम को हम टुकड़ा भी तो डाल सकते थे, निकल का एक टुकड़ा कि डाल दिया, ये करवा देगा रिएक्शन। बट अगर मैं निकल का एक ब्लॉक लेता हूं तो उसका सरफेस एरिया इतना ही है, यस और नो? जो जहां मैंने अभी पेन चलाया ना, यही उस निकल का सरफेस एरिया है जो अवेलेबल है। पर जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मैंने इसको पूरा बारीक बारीक कट दिया, तो अब यही पूरा इतने सारे एटम में या इतने सारे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके पास खुद का अपना अपना सरफेस है। तो बाय फाइनली डिवाइडिंग इट, आपने उस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, तो रिएक्शन और फास्टर होगा। मतलब निकल, किसी ने निकल को एज अ ब्लॉक डाला और किसी ने फाइनली डिवाइड डाला, तो कैटलिस्ट तो दोनों ने ऐड किया ना, बट इनके वाले में सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इनका कैटलिस्ट, अब देखो वो अगर इन्होंने ब्लॉक भी डाला तो ये तो जाकर के नीचे बैठ जाएगा, अगर तो इतना सरफेस तो वैसे भी नहीं मिल रहा है रिएक्टेंट को। अवेलेबल सरफेस कितना है? यही तो है बस अवेलेबल सरफेस। बट अगर आप इसको और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दोगे, मतलब एकदम फाइनली डिवाइड भी नहीं किए पर उसको छोटे छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट किए, तो सरफेस बढ़ा ना। जो सरफेस अंदर छुपा हुआ है वो भी अब बाहर एक्सपोज हो चुका है, तो आप वहां पर भी ए और बी जाकर के एब्जॉर्ब हो सकते हैं, रिएक्शन करके वापस से डी एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। उल्टा, एब्जॉर्प्शन का उल्टा, कि ए और बी के साथ अलग अलग के साथ तो लाइकिंग थी उस सरफेस की, तो उन्होंने दोनों को अटैच कर लिया आके, पर ए बी के साथ लाइकिंग नहीं है, तो जैसे ही ए बी बना वो एब्जॉर्प्शन छोड़ देगा। समझ रहे हैं क्या? तो आपका ये जो एब्जॉर्प्शन है, एक तरह का सरफेस फिनोमिना है। हमारा एक चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री नाम का, वो अब ओमिट हो गया है, वरना आप वहां पे ये पूरा एब्जॉर्प्शन पढ़ते। मतलब ये पूरा चैप्टर है एब्जॉर्प्शन के नाम से, जो सरफेस केमिस्ट्री में आता है। ठीक है? क्योंकि ये सरफेस में ही काम हो रहा है, अंदर कोई चीज नहीं जा रही है, उसके अंदर जाएगी तो उसको आप लोग जो आप आज तक पढ़ता है वो उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं, और सरफेस वाले में अगर बस आकर के अटैच हो रहा है तो उसको एड्सॉर्ब बोलते हैं। और पूरा रीजन घूम फिर के ना हर जगह इलेक्ट्रॉन पे ही आएगा, कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, फ्री वैलेंसीज अवेलेबल हैं, तो द थिंग्स गेट एड्सॉर्ब ऑन दैट सरफेस। समझ रहे हैं क्या? हमारा वो सिलिका भी तो एड्सॉर्प्शन ही करता है ना, जो हमारे बैग्स में होता है, वाटर बॉटल में पैकेट डाला रहता है ना वो सिलिका का, वो भी तो यही काम कर रहा है। वो किसको एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर को, है ना? किसको करेगा? ताकि आपके बैग में नमी ना आए, क्योंकि नमी आ जाएगी तो वो फंगस आ जाएगा बैग में। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए हम एक एड्सॉर्बेंट डाल के रखते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका। ठीक है, चलिए, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, है ना? तो तीनों में से कोई भी एक प्रोबेबल रीजन हम दे सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि क्यों ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, कलर्ड आयंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस, तो यहां हम वही बोलेंगे डी टू डी ट्रांजिशंस। जिनमें नहीं होता उसका रीजन अपन पहले लिख चुके हैं नोट में, क्रोमेट और डाइक्रोमेट और परमैंगनेट का, कि वहां पे डी टू डी से नहीं होता है, वहां पे चार्ज ट्रांसफर से कलर फॉर्मेशन होता है। हाँ, कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस हाइफन डाल के लिखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, ये हम पढ़े, इसको बस रिपीट कर रहे हैं ना, ये वही हमारा सीएफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली कंसेप्ट है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड, most of the transition metal compounds are colored both in solid as well as in aqueous solution. Most of the transition metal compounds are colored both in the solid, both in the solid state as well as in aqueous solution. Both in the solid state as well as in the aqueous solution. तो ये तो फैक्ट हो गया। अब इसका रीजन लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखना, color is due to the presence of, color is due to the presence of, color is due to the presence of incomplete D subshell. Color is due to the presence of incomplete D subshell.
पर ये रीजन हम अपने डाइक्रोमेट और पर मैग्नेट में नहीं दे सकते, ये रीजन सुन रहे हैं क्या? क्योंकि इस स्टेट में इन दोनों के डी ऑर्बिटल तो एम्प्टी है, और यहां क्या लिखा है हमने, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब डी जीरो थोड़ा, ये तो एम्प्टी हो गया ना। इनकम्प्लीट मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ खाली है जगह, उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। इसको इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, ये तो एम्प्टी है। तो ये रीजन हम यहां नहीं चिपका सकते, समझ रहे हो क्या? इसलिए उसका रीजन हमने अलग से नोट में लिख दिया है। एम आई क्लियर? हाँ। तो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबशेल, फुल स्टॉप। फर्दर व्हेन द एनायंस या लाइगेंड्स लिख देना, फर्दर व्हेन द लाइगेंड्स अप्रोच द मेटल आयंस, फर्दर व्हेन द लाइगेंड्स, लाइगेंड्स याद है ना आपको, क्या थे ये? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहे हैं, डोनर एटम्स थे इनके पास, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं उनको ऑक्यूपाई करवाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए। हाँ, तो फर्दर व्हेन दी ligands approach the metal ions, comma, their d orbitals their d orbitals their d orbitals do not remain क्या वर्ड यूज करेंगे अब? डू नॉट रिमेन, क्या आएगा एक वर्ड यहां पर? पूरा पूरा रीड करो ना, लाइन क्या लिखा आपने, कि जब एक मेटल आयन के पास ये लाइगेंड्स पहुंचेंगे तो क्या हो जाता था इनका? हाँ, हाँ, डिवाइड होते, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब इनका क्या लॉस हो रहा है? अगर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती तो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स को हम? हाँ, हाँ, डीजेनरेट। तो उनकी डीजेनरेसी लॉस होने वाली है, समझ रहे हैं क्या? तो क्या लिखे? दे डू नॉट रिमेन डीजेनरेट, दे डू नॉट रिमेन डीजेनरेट। पहले वो डीजेनरेट थे तब तक, जब तक लाइगेंड्स उनके पास नहीं आए थे। पर जैसे ही लाइगेंड्स उनके पास आना चालू हुए, इनकी डीजेनरेसी क्या हो गई? लॉस हो गई। तो फिर यहां बना T2G एंड EG। हाँ, they do not remain degenerate, full stop. They split into two sets, they split into two sets two sets called T2G, ब्रैकेट में लिखना लोअर एनर्जी, T2G नीचे थे, कॉल्ड T2G ब्रैकेट में लोअर एनर्जी, एंड EG ब्रैकेट में हायर एनर्जी। T2G में कौन से तीनों थे? हाँ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले। ये DXY था, ये DYZ एंड DZX, ये हमारे हो गए क्या? T2G। और ये दोनों थे हमारे EG। नाम क्या थे इनके? DZ² एंड DX² माइनस Y²। ठीक है, ऐसा बना लो। यही CFT था ना, दिस वाज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये बना लिए, निशान में लिखना, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम, यहां एक एरो ही बना लेना ना एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम, electrons can jump from lower energy d orbitals, lower energy d orbitals to higher energy d orbitals. Electrons can jump from lower energy d orbitals to higher energy d orbitals. Full stop. The required energy, ये एनर्जी कहां से मिलेगी उनको जंप करने के लिए? लाइट से, है ना? लाइट का वो कुछ कंपोनेंट एब्जॉर्ब करेंगे। द रिक्वायर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय
the required energy is obtained by absorption of light. The required energy is obtained by absorption of light. ये हमारी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सब आ जाएगी पिक्चर में ना, क्योंकि ये लाइट के पास पार्टिकल्स होते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट है ना, डीप, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, आप बोले हो है ना, क्या है वो डुअल नेचर ऑफ लाइट में, कि लाइट का वेव तो होता ही है बट उसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, और इन पार्टिकल्स को अपन क्वांटम बोलते थे, इनकी एनर्जी भी होती है, और वो एनर्जी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब वायलेट कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम थी उसकी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उस कलर की एनर्जी सबसे क्या होती है, ज्यादा। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की, बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो अकॉर्डिंगली उनको, इलेक्ट्रॉन को जितना भी एनर्जी गैप क्रॉस करना है, उसके अकॉर्डिंग वो व्हाइट लाइट में से कुछ कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, डी ब्रॉगली मैटर वेव का मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर था, ये लाइट का था ना, प्लैंक्स ने लाइट का डुअल नेचर बोला था, कि लाइट को आज तक हम सिर्फ क्या मानते थे, वेव, बट लाइट के अंदर क्या है, पार्टिकल्स भी है। दिस वाज गिवन बाय प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक। ठीक है, और डी ब्रॉगली जो थे उन्होंने ये बोला था कि मैटर जो होता है उसका पार्टिकल नेचर तो होता है, क्योंकि मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट इसके पास वेव नेचर भी होता है। तो आप ये समझो कि लाइट वेव ने मैटर का पार्टिकल नेचर चुराया, तो मैटर क्या पीछे रहने वाला था क्या, तो मैटर ने भी लाइट का वेव नेचर चुराया, ऐसा हुआ नहीं, मतलब याद करने के लिए। तो दोनों के पास दोनों नेचर होता है। ठीक है, पर अभी तक अपन लाइट का वेव नेचर ही पढ़ते थे क्लास 9-10 तक, और मैटर का हम सिर्फ पार्टिकल नेचर ही पढ़ते थे, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हम कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं पढ़े हैं 9-10 में कि मैटर की वेव भी होती है, या हमने फिजिक्स में कभी नहीं पढ़ा है कि गाड़ियों का वेव भी होता है, कार चलती है और पीछे वेव भी होती है, बट वो वेव हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। हाँ हाँ, तो क्यों ही पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उसका। हमने फिर ये भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि हम वो सर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते थे, याद है, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते थे। वो क्यों पढ़ते थे, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को ही अफेक्ट करती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव हमारे काम का है, क्योंकि उसका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। बट एक कार का, एक बॉल का, एक पेन का जो वेव है, वी कैन इग्नोर दैट। उसका कोई काम ही नहीं है, उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वी कैन इग्नोर इट। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैव सिग्निफिकेंस फॉर दिस कंसेप्ट। मैक्रोस्कोपिक बॉडी का ये सब कंसेप्ट का कोई मीनिंग नहीं है मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब बड़ी बॉडीज जिनका मास ग्राम व्राम में होगा। हमारे इलेक्ट्रॉन का मास तो 10⁻31 केजीज के ऑर्डर का है, तो उनके लिए ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी, है ना। उनका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो कैलकुलेशन होगा वो भी गड़बड़ आएगा, है ना। हम कार की वेलोसिटी, कार का पोजीशन हर वक्त सही निकाल पाते हैं, हर साइमल्टेनियसली एक ही समय पर दोनों चीजें एक्यूरेटली या बहुत कम इनएक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कम इनएक्यूरेसी हमारे कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं डालेगी। कि आपने बोल दिया कि सर हमारा डिस्टेंस 10 मीटर आ रहा है, पर एग्जैक्ट आ रहा है 10.00000005 मीटर, अब वो छोड़ दोगे ना 0.000005 मीटर को, हम कहाँ कंसिडर करेंगे। तो इनएक्यूरेसी वहां भी थी, बट इलेक्ट्रॉन की इनएक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट मच इनएक्यूरेसी। छोटी मोटी इनएक्यूरेसी हम इग्नोर कर सकते हैं, बट बड़ी इनएक्यूरेसी इग्नोर नहीं की जा सकती। दैट इज वाई वो ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हुआ था ना। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही तो ऑर्बिट खत्म होकर ऑर्बिटल्स आ गए थे, कि अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे तो काय का ऑर्बिट। तो फिर वो स्पेस आ गया था कि अब जब एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी लगाओ कि यहां पर हो सकता है, इतनी जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हो तो एक अनुमान बता दो कि इतनी जगह पर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, और वही स्पेस को तो अपन ऑर्बिटल नाम दिए थे।
समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके, समझ गए ये वाला पॉइंट जो लिखे हैं आप, कि एनर्जी कहां से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए? फ्रॉम द लाइट। वो अपनी करस्पॉन्डिंग एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे और बाकी एमिट कर देंगे, रेडिएट कर देंगे। ओके, तो द रिक्वायर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फुल स्टॉप। The transition metal ions have a property, the transition metal ions have a property to absorb such radiations. The transition metal ions have a property to absorb such radiations, to absorb such radiations from the visible light, from the visible light, from the visible light. विजिबल लाइट में तो हमारा विजिबल रीजन ना, वो बैंड विबग्योर वाला, फ्रॉम दी विजिबल लाइट एंड अपीयर्ड कलर्ड। ये विजिबल लाइट वाला सीरीज याद है आपको? 5 सीरीज पढ़ते थे अपन। हाँ, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, सब काम आएगा आप लोग को आगे भी ना, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया 11 तो भूल जाएंगे सब, है ना। तो बाल्मर सीरीज डील करता था विजिबल रीजन से। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हम बनाते थे, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करके कितने लाइट एमिट कर रहा है, तो इस टाइप का बनाते थे अपन। n इज इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 लेवल है, 2 से 1 में आ रहा है कि 3 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कि 4 से 1 में आ रहा है, अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ लाइट एमिट करते हुए वापस आएगा ना, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो उसमें बाल्मर सीरीज थी जो विजिबल लाइट को स्टडी करती थी। हाँ, तो फ्रॉम द विजिबल लाइट एंड अपीयर कलर्ड, and appear colored, and appear colored due to emission of the, due to emission of the, due to emission of the remainder, due to emission of the remainder। रिमाइंडर क्या होता है? जो बच गया, मतलब हाँ चलो अच्छी बात। रिमाइंडर एज कलर्ड लाइट, ड्यू टू एमिशन ऑफ द रिमाइंडर एज कलर्ड लाइट, जिसको अपन ने उस चैप्टर में क्या नाम दिया था? रिमाइंडर लाइट को क्या नाम दिए थे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोले थे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, की विजिबल लाइट से जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अब जो बच गई है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एग्जांपल लिखो कुछ, एग्जांपल लिखिए। Cu2 प्लस सॉल्ट्स लुक ब्लू, ब्लू विट्रियोल, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, Cu2 प्लस, 2 प्लस ऊपर लिखियो ना भाई, हाँ, Cu2 प्लस सॉल्ट्स लुक ब्लू ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दी रेड वेवलेंथ, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दी रेड वेवलेंथ। आरजीबी याद रखना थोड़ा सा, है ना, आरजीबी होते हैं ना, ये तीनों को मिक्स कर दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। अब सोचिए अगर आरजीबी में से आर गायब हो गया है तो जीबी बचा, जीबी मतलब गीगाबाइट नहीं है ना, ग्रीनिश ब्लू। तो जो कलर दिखता है ना कॉपर सल्फेट का, वो ग्रीनिश ब्लू है, नॉट एग्जैक्टली ब्लू, आप उसको ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हो, समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें से रेड कंपोनेंट गायब हो चुका है। रेड कंपोनेंट कहां गायब हुआ? कॉपर 2 प्लस का ऐसे ही कुछ हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ने उस विजिबल लाइट से रेड कंपोनेंट को क्या किया? क्या हो गया? क्या हंस रहा है, क्यों हंस रहा है प्रणब? जोक मार रहा हूं क्या? तो कॉपर 2 प्लस आयन के इलेक्ट्रॉन ने, किसी भी T2G के इलेक्ट्रॉन ने रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा, जम करके ऊपर चला गया। अब उस विजिबल लाइट से रेड वेवलेंथ गायब हो चुकी है, तो अब ये पूरा कंपाउंड ग्रीनिश ब्लू कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या लिखिए? Cu2 प्लस सॉल्ट्स लुक ब्लू ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड वेवलेंथ। एक और एग्जांपल लिखना, CO2 प्लस, CO2 प्लस क्या होगा? कोबाल्ट, हाँ। CO2 प्लस कंपाउंड्स also absorb red light, also absorb red light and appear blue, and appear blue,
ऑल्सो एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड अपीयर ब्लू। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट Sc3+, Sc3+ कौन है ये? स्कैंडियम। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अब? 18, 21 थे ना। ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, ठीक है, स्टेबल 1। इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती भी नहीं है। अपन जब जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बढ़ती हुई जाती है नीचे तक, है ना। ऊपर वाला स्टेट बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ, हाँ, बीच में मैक्सिमम। तो मैंगनीज के अपन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, +2 से लेकर के +12, बट इनकी ज्यादा नहीं होती, Sc1+, Sc3+ हाईएस्ट। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? Sc3+ एंड Ti4+ हैव कंप्लीटली एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। इस नोट में स्टार स्टार मार देना, है ना, इसका क्वेश्चन आया एग्जाम में। Sc3+ and Ti4+ have completely empty d orbitals, तो dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं, है ना। empty d orbitals and are colorless, and are colorless, and are colorless। ये समझ में आया दोनों पॉइंट? Sc3+ Ti4+ दोनों ही क्या हो जाएंगे? कलरलेस। उसका रीजन, डी ऑर्बिटल खाली है इनकी। ठीक है, एक और लाइन लिखो इसी में, नेक्स्ट लाइन। इन सब में मुझे एक कॉमन पॉइंट बताना आप लोग, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोग को। Cu+, कॉमा Zn2+, कॉमा Ag+, Au+, Cd2+ एंड Hg2+। इन दोनों के बारे में तो बता सकते हो ना, चलो इनका आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, तो इन दोनों के बारे में क्या बताओगे? कुछ कॉमन पॉइंट है दोनों के पास? हाँ हाँ, इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। दोनों क्या है? 3d10, 3d8, कौन बोला? 3d10, समझ रहे? तो एकदम खाली भी नहीं चाहिए और पूरा भरा हुआ भी नहीं चाहिए। पूरा भरा रहेगा तो कौन कहां जंप करेगा भाई? मतलब आप ये सोचिए कि T2g भी पूरा भरा हुआ है और ऊपर Eg भी पूरा भरा हुआ है, तो भी पॉसिबल नहीं है जंप करके ऊपर जाना। कहां जाएगा? जगह ही नहीं है ऊपर। और खाली होगा तो कोई है ही नहीं जंप करने वाला। तो दोनों ही केस में आयंस क्या होंगे हमारे? कलरलेस। तो ये सब भी क्या है, और इसका रीजन अपन क्या देने वाले हैं? हाँ, इनका डी पूरा फुल है, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, and there are no vacant d orbitals, and there are no vacant d orbitals, and there are no vacant d orbitals for the promotion of electrons, for the promotion of electrons। इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके कहां जाएंगे? जगह ही नहीं है ऊपर। for the promotion of electrons, hence they are also colorless, hence they are also colorless, hence they are also colorless। तो ये Sc3+ और Ti4+ का क्वेश्चन भी एक बार आया है एग्जाम में। तो दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, या तो डी पूरा खाली है या तो डी पूरा भरा हुआ है। दोनों ही रीजन हो सकते हैं कलरलेस होने के। हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही रीजन देना है। हम इस वाले में ये वाला रीजन नहीं चिपका सकते ना, और इन वाले में इसका रीजन नहीं चिपका सकते। आप कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसका तो डी कुछ भी खाली नहीं है, लेकिन Cu होता है आपका, Cu क्या होता है? 3d10 4s1, तो Cu1+ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलने वाला है, तो 3d10, तो डी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। पर एक्सेप्शन हमने लिख दिया है वहां नोट में कि D0 तो वो भी थे, कौन दोनों? Cr3+ एंड Mn2+, है ना। वो लोग भी क्या थे? D0 थे, बट उनके पास ऑक्सीजन था उनका साथ देने के लिए, जो उनको चार्ज ट्रांसफर करके उनको कलरफुल बना दिया, एक को ऑरेंज और एक को
पर्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी आप लोगों को पता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है और डायमैग्नेटिक कब होता है, पता है ना। पैरामैग्नेटिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस टू, जहां पे n वॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर आयन। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाइफन डाल के लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ लियो ना पूरा, कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय द external magnetic field, diamagnetic materials are repelled by the external magnetic field, ferromagnetic पैरामैग्नेटिक का ही थोड़ा सा हायर वर्जन है। हाँ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मतलब पैरामैग्नेटिक ही हुआ ना, पर उसका थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग वर्जन वाला है, वो भी पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, substances are classified as, on the basis of behavior in a magnetic field, substances are classified as paramagnetic, dimagnetic and ferromagnetic. Paramagnetic, dimagnetic and ferromagnetic. And ferromagnetic. डेफिनेशन नहीं लिखवाऊं ना, चलेगा। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो पैरा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो डाया, और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो फेरो। सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, paramagnetism is a property due to the presence of paramagnetism is a property due to the presence of paramagnetism is a property due to the presence of unpaired electrons, unpaired electrons, presence of unpaired electrons, full stop. In case of transition metals, in case of transition metals, in case of transition metals, comma, as they contain unpaired electrons, as they contain unpaired electrons in the n-1 d orbitals, as they contains n-1, sorry, as they contain unpaired electrons in the n-1, वही penultimate n-1 d orbitals, comma, most of the transition metal ions, most of the transition metal ions, most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. Most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. ठीक है, एक लाइन और लिखना, their magnetic moment, their magnetic moment, their magnetic moment can be calculated from the formula, their magnetic moment can be calculated from the formula mu is equals to, mu से डिनोट कर रहे थे अपन, mu is equals to अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट, BM, बोर मैग्नेट्रॉन, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, वो भी लिखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके क्वेश्चन ज्यादा डीएफ से नहीं आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, है ना, बट उसमें जो अपन आज कैटालिटिक पढ़े हैं और कलर्ड आयन पढ़े हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन कैसा रहता है ना, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें 7-8 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा एनी 5, उनमें यही सब होंगे। एक कैटलिस्ट का क्वेश्चन होगा, एक एलॉय का क्वेश्चन होगा कि व्हाई दे आर यूज्ड एज एलॉय, है ना, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो उन 7 में से कोई 4 या 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5 एनी 4 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो उसमें यही सब गिव रीजंस ही होंगे सारे। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।